सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 6 कक्षा 6वीं गणित का पूर्णांक, है ना। उसमें क्या पढ़े थे, पहले पूर्णांक संख्या पढ़े, पूर्णांक संख्या के बाद पूर्णांकों को पूर्णांक संक्रियाओं पर कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, उनके बारे में पढ़े। उनके बाद आप पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं को घटाने की संक्षिप्त विधि। पूर्णांक संख्याओं को घटाने की संक्षिप्त विधि क्या होती है देखते हैं। अगर हम लोग कोई संख्या लेते हैं, जैसे लेते हैं 100 में अगर 7 को घटाना है हमको, तो हम लोग कैसे घटाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग कैसे करते हैं, पहले अगर किसी भी संख्या को घटाना है, जैसे ये लेते हैं 5, तो अगर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ईजिली घटा सकते हैं, आसानी से घटा सकते हैं। कैसे, ये देखो ये है 5, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में 4 हम लोगों को घटाना है, तो क्या करेंगे, 5 उंगली लेंगे, उसमें से क्या करेंगे 1 2 3 और 4 काट देंगे, बच्चा हम लोग के पास कितना 1, है ना। और ये 9 के नीचे में क्या है, कुछ नहीं है, तो 9 के नीचे में अगर कुछ नहीं है मतलब क्या है, ये 0 है, ठीक है। तो 9 और 9 किसी भी पूर्णांक को, है ना, किसी भी पूर्णांक को किसी भी शून्य के साथ घटाते हैं, शून्य के साथ घटाया जाता है, तो पूर्णांक का मान क्या होता है, चेंज नहीं होता है, पूर्णांक का मान नहीं बदलता है। तो 9 में 0 अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 ही बचता है, ठीक है। ये कैसे हुआ, आसानी से हम लोग इसको घटा सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग 100 में 7 को कैसे आसानी से घटाएंगे, इसकी संक्षिप्त विधि देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, 0 में 7 को घटा सकते हैं क्या, नहीं। इसका एक और रूल है, इसका एक और नियम है कि अगर कोई भी पूर्णांक है उसके नीचे अगर 0 है तो उसका मान नहीं बदलता है। लेकिन अगर कोई पूर्णांक नीचे है ना, और उसके ऊपर क्या है 0 है, तो उसके लिए घटाने की अलग विधि होती है। वो विधि कौन सी है, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले क्या है, इस 100 में देखते हैं, पहले इस 100 में जो इस 100 को अगर हम लोग अलग अलग तोड़ के देखते हैं, तो ये जो इकाई है वो क्या होता है, 0 हो गया, ठीक है। जो दहाई है वो क्या है, 20 हो गया, और जो सैकड़ा है वो क्या है, ये इस टाइप से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। जो इकाई है वो 10, जो दहाई है वो 20 और जो सैकड़ा है वो 100, है ना, ये हो गया। लेकिन इसमें क्या करते हैं, 0 में 7 नहीं घट सकता, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो इकाई होता है उसको हम लोग मान लेते हैं 10, ठीक। जो दहाई है उसको मान लिए 9 और इसको क्या मान लिए 1, ठीक। इकाई जो हो गया वो आपका 10 हो गया। 100 में अगर 10 हम लोग घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 90 बचता है, ठीक है। तो ये हो गया 0 और ये क्या हो गया आपका 9। ये आपका हो गया इकाई, है ना, और ये क्या हो गया आपका दहाई और सैकड़ा, ठीक। अब 10 में से 7 हम लोग आसानी से घटा सकते हैं, ठीक है। 10 में से अगर 7 हम लोग घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 10 में आप लोग 7 घटाएंगे, आप लोग अपनी कॉपी और पेंसिल हाथ में रखेंगे और देखते हैं 10 में 7 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचता है। तो 10 में 7 घटाने से हमारे पास बचता है 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना बच गया, दहाई और सैकड़े के रूप में 9 बच गया, ठीक है। तो अगर हम लोग 100 में 7 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बच गया, 93, ठीक है। इसका कौन सा विधि हमारे पास, हम लोग कौन से नियम को अप्लाई किए, कौन से नियम को हम लोग यूज़ किए हैं। तो जो 100 है उसमें जो 0 होता है, 0 के जगह में इकाई की संख्या हम लोग क्या ले लेते हैं, 0। जो दहाई की संख्या जो होती है, दहाई की संख्या क्या होती है, 10 होती है, आपको पहले ही पता है ना। और जो सैकड़े की संख्या क्या होती है, 3 होती है, क्लियर। तो दहाई की संख्या जो 2 होती है उसमें से हम लोग किसको घटा दिए, 7 को घटा दिए।
ये होता है घटाने की संक्षिप्त विधि। घटाने का जो नियम होता है, घटाने के नियमानुसार क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जब दो पूर्णांकों को घटाया जाता है, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को घटाया जाता है तो हमको क्या मिलता है, उसका जो अंतर होता है वो हमको धनात्मक पूर्णांक के रूप में ही प्राप्त होता है। पहला नियम क्या बोलता है घटाने का कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों को एक के साथ दूसरे को घटाया जाता है तब जब अंतर प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, हमको धनात्मक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर। उसके बाद दूसरा नियम बोलता है कि जब कोई धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक के साथ घटाया जाता है ना, ये जैसे ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसके साथ घटाया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, +1। अगर एक धनात्मक पूर्णांक है और वो धनात्मक पूर्णांक जो है वो बड़ा है और जो ऋणात्मक पूर्णांक है उसका मान किससे, धनात्मक पूर्णांक के मान से कम है, तो जो अंतर प्राप्त होता है वो हमको धनात्मक ही प्राप्त होता है। तीसरा रूल ये बोलता है, तीसरा नियम ये बोलता है आपका कि कोई भी जो अंतर होता है, किसका, पूर्णांकों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, उस पूर्णांक का परवर्ती संख्या भी प्राप्त हो सकता है और पूर्ववर्ती संख्या भी प्राप्त हो सकता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है 100 में से 7 को घटाया है, ठीक है, तो हमको आंसर क्या मिला है 93। तो 93 मिला है हमको उत्तर के रूप में। अंतर जो मिला है वो क्या है, 93। तो 93 का पूर्ववर्ती संख्या मतलब क्या होता है, B4 नंबर या फिर पहले का नंबर। पूर्व का मतलब होता है पहले और पहले का नंबर क्या है, 93 का पहला जो नंबर होता है वो होता है 92। ठीक है, इसका भी पूर्ववर्ती संख्या मिल सकता है हमको 91। वैसे ही क्या है, जो 93 है उसका एक परवर्ती संख्या भी प्राप्त होता है। परवर्ती संख्या क्या होगा, 93 के बाद क्या आता है 94, है ना। तो किसी भी जो दो पूर्णांकों को घटाया जाता है, जब दो पूर्णांकों का अंतर निकाला जाता है तब उसका क्या होता है, जो अंतर प्राप्त होता है उसका एक पूर्ववर्ती संख्या भी प्राप्त होता है और एक परवर्ती संख्या भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है बीजांक के प्रयोग से जोड़ने और घटाने की जांच। बीजांक के प्रयोग से जोड़ने और घटाने की जांच हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। कोई भी दो संख्या लेते हैं, है ना, उसको जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ले लिए 435 और 235। क्लियर। अब इसको जोड़ देते हैं। जोड़ते कैसे हैं हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकाई से। इकाई क्या है हमारा, 5 और 5 दोनों संख्या का जो इकाई है, दोनों जो मान दिया हुआ है उसमें इकाई जो संख्या है वो क्या है 5 और 5। 5 और 5 को हम लोग जोड़ते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिए 10 और जो 10 में एक जो है वो क्या हो गया, दहाई संख्या है, ये तो क्या हो गया, हासिल आ गया। उसके बाद क्या है 3 और 3 है। 3 और 3 कितना होता है, तो होता है 6 और 1 कितना हो गया आपका 7। ठीक है, उसके बाद है 4 और 2 कितना हो गया आपका 6। ये आ गया आपका योगफल। अब देखते हैं बीजांक की सहायता से इसकी जांच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला मान लिया हुआ है हमने, पहले मान का योग कितना होता है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, 4 धन 3 धन 5। ठीक है, फिर जो दूसरा पूर्णांक होता है उसको कैसे जोड़ेंगे, 2 धन 3 धन 5। क्लियर। और इसका जो योगफल प्राप्त हुआ है उसको भी कैसे जोड़ेंगे, 6 धन 7 धन 0। क्लियर। अब देखते हैं कि 5 और 3 कितना होता है आपका 8। ठीक है, 5 और 3 हो गया 8। 8 और 4 कितना हो गया 12। 8 के बाद कितना आता है 9 10 11 और 12, ये हो गया आपका 12। क्लियर। 12 का पूर्णांक क्या निकलेगा, पूर्णांक कैसे निकालते हैं हम लोग, दो संख्याओं को जोड़कर, है ना, दोनों मानों को जोड़कर। तो 2 और 1 कितना हो गया आपका 3 हो गया। क्लियर। वैसे ही करेंगे 5 और 3 कितना हो गया आपका, 5 के बाद आता है 6 7 और 8। 8 और 2 कितना हो गया 9 और 10, 10 हो गया।
तो इसमें क्या करेंगे, 1 और 0 को जोड़ेंगे। तो जब एक पूर्णांक के साथ 0 को जोड़ा जाता है तो क्या होता है, जो योगफल प्राप्त होता है उसमें जो मान होता है किसका, जो एक पूर्णांक प्राप्त हुआ था उसका मान चेंज नहीं होता, उसका मान नहीं बदलता है। तो ये क्या हो गया आपका 1, ठीक है। फिर 6 और 7 कितना हो गया, 6 और 7 को कैसे काउंट करेंगे हम लोग, 6 के बाद गिनेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है। 13 को कैसे जोड़ेंगे अब उसका पूर्णांक, 3 और 1 हो गया 4। और देखो इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है, हमको क्या करना है, इन दो मानों को योग करके इसका योगफल निकालना है। तो योगफल का जो पूर्णांक आ गया, योगफल का जो बीजांक आया है ना, वो बीजांक क्या प्राप्त हुआ है हमको, 4 प्राप्त हुआ है। और इन दोनों का बीजांक क्या प्राप्त हुआ, 3 और धन 1 कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। तो दोनों बीजांकों का मान अगर बराबर आता है तो हमारा जो उत्तर है, हमारा जो जोड़ने का विधि है वो क्या है, सही है। और हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है हमको वो क्या है, सही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, घटाने की जांच हम लोग कैसे करते हैं। अगर हम लोग यही एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, 435 में 235 हम लोग माइनस कर रहे हैं, क्लियर। तो 5 और 5 को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, अगर आपके पास 5 बॉल है उसमें से हम लोग आपसे 5 बॉल वापस ले लेते हैं, तो आपके पास कितना बचा, 0, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। 3 में 3 गया तो कितना हो गया, 3 बॉल है, 3 बॉल आपने हमको दे दिया, तो कितना बचा हमारे पास, 0, ठीक है। 4 में 2 गया तो कितना बचा, 2। इसका नियम दूसरा है, ठीक है। अच्छा, बीजांकों को जोड़ने का नियम होता है, उसकी जो उत्तर की जांच होती है वो कैसे होती है। तो जो 2 मान होते हैं, जो पहला मान होता है उसको जोड़कर जो दूसरा मान होता है उन दोनों को जोड़ते हैं और दोनों का जो बीजांक निकलता है उन दोनों को जोड़ते हैं। उसके बाद जो उत्तर प्राप्त हुआ है हमको, उसका जो बीजांक होता है उन दोनों के बीजांक को देखते हैं। तो कंपेयर जब करते हैं, तुलना करते हैं, तो दोनों का अगर बीजांक सेम आता है, एक जैसा होता है, एक ही मान होता है, उससे क्या बोलते हैं, उसको सही होता है। अगर वो जो मान चेंज नहीं हुआ है, सेम है, तो वो क्या है, बीजांक सही है ना। वो जो जोड़ है, वो जो योगफल है वो क्या है, सही है। लेकिन क्या है, जो घटाने का नियम है, बीजांकों में घटाने का जो नियम, मतलब बीजांक की जो जांच करते हैं हम लोग घटाने के लिए, वो कैसा है देखते हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग घटा लेंगे, अब इसके उत्तर की जांच करना है हमको। तो उत्तर की जांच हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। पहले तो निकाल लेंगे सबका बीजांक, ठीक है। तो इसका बीजांक क्या आ गया, बीजांक कैसे निकालते हैं आपको पता है कि सब संख्याओं को मिलाकर जोड़ देते हैं, है ना। तो ये क्या आ गया आपका, 3 आ गया, है ना। उसके बाद क्या है, 2 धन 3 धन 5, ये आ गया आपका 1, ठीक। और ये क्या आ गया आपका, 0 है तो 2, ठीक है। अब ये देखते हैं कि जब जो हमारा पहला मान होता है उसका हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, पहले इसमें क्या करेंगे, जो हमारा अंतर प्राप्त हुआ है उस अंतर को देखते हैं और उस अंतर में किस मान को घटाया गया है ना। मतलब क्या, देखो ये वाला जो पहला मान होता है, जिस मान से हम लोग दूसरे मान को घटाए रहते हैं, तो जिस मान को हम लोग घटाए रहते हैं उसका जो बीजांक होता है उसको, और जो अंतर प्राप्त हुआ है उसको, उन दोनों मानों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं। और योग करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, अंतर प्राप्त हुआ है हम लोग को 2, और जो जिस संख्या को घटाया गया है, जिस मान को घटाया गया है उसका जो संख्या है वो क्या है, 1। तो 1 और 2 कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको कौन सा बीजांक प्राप्त हुआ, 3 बीजांक प्राप्त हुआ, है ना। 3 प्राप्त हुआ। जोड़ने के पश्चात अब देखते हैं कि जिस मान से घटाया गया है उस मान का बीजांक क्या प्राप्त हुआ है, 3। तो ये जो दोनों मान अगर बराबर होते हैं तो हम जो घटाए हैं और हमको जो अंतर प्राप्त हुआ है दोनों मानों को घटाने से, अगर उन दोनों का तुलना करते हैं और दोनों के मान क्या होते हैं, सेम आते हैं, उन दोनों मानों को क्या बोलते हैं, अगर सेम आते हैं तो हमारा जो घटाया है हम लोगों ने, जिस
प्रोसेस से, जिस विधि से वो क्या है सही है। ये है बीजांग की सहायता से जोड़ का और घटाने में जो जोड़ने के पश्चात योगफल आता है उसकी जांच करना, और घटाने के बाद जो अंतर आता है उसकी जांच करना। क्लियर। अब देखते हैं पूर्णांकों में गुणन संक्रिया के गुण। ठीक है, पूर्णांकों में गुणन संक्रिया के गुण। गुणन के लिए कैसा नियम फॉलो होता है? पहला नियम है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणा किया जाता है, इसके भी कुछ नियम दिए गए हैं, उनके अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं गुणन संक्रिया मतलब गुणा कर सकते हैं। किसी भी दो संख्याओं को, किसी भी दो पूर्णांकों को लेकर हम लोग गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके क्या विधि है, उनके क्या नियम है देखते हैं, है ना। तो पहला नियम है कि अगर जब दो धनात्मक पूर्णांकों में के बीच गुणा होता है ना, जब दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच गुणा होता है तो जो गुणनफल होता है वो हमेशा किस संख्या में प्राप्त होता है? धनात्मक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, देखो इसका उदाहरण क्या दिया हुआ है। पहला, अगर पहली पूर्णांक संख्या क्या है 3, दूसरी पूर्णांक संख्या क्या है 4, और पहली पूर्णांक संख्या और दूसरी पूर्णांक संख्या के बीच में हम लोगों को क्या क्या करना है? गुणन कराना है। तो इसका नियम क्या बोलता है कि जब दो धनात्मक पूर्णांक वाली संख्या लेते हैं तो क्या होता है, उसका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होता है। क्लियर। ये क्या है 4 है, ये क्या है 4 है, और ये क्या है 3 है। 4 का पहाड़ा हम लोग कितने बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे, तो हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा नियम, ये बोलता है कि अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक के साथ क्या करता है? गुणा करता है, गुणन करता है ना, तो क्या होता है? जो ऋणात्मक संख्या होता है वो क्या हो जाता है? दोनों के ऋणात्मक आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं? धनात्मक संक्रिया के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो जब दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणन किया जाता है तो गुणनफल क्या प्राप्त होता है? हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है ऋणात्मक 6, दूसरा पूर्णांक है ऋणात्मक 2, दोनों के बीच गुणा किया जाता है। तो दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों के बीच जब गुणा किया जाता है तो 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे हम लोग? 2 बार पढ़ेंगे। तो 6 दूनी कितना होता है? 12, आप लोगों को पता है ना। तो 6 का पहाड़ा हम लोग क्या करेंगे? 2 बार पढ़ेंगे, तो कितना आ गया हमारा गुणनफल? 12। और जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा किया जाता है तो गुणनफल धनात्मक प्राप्त होता है। ये नियम हम लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, फिर है तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या बोलता है? यदि एक पूर्णांक जो संख्या होती है, एक जो पूर्णांक संख्या है वो क्या है? ऋणात्मक है ना, और दूसरी पूर्णांक संख्या क्या है? धनात्मक है। तो अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या दूसरे धनात्मक पूर्णांक संख्या के साथ क्या करता है? गुणा करता है, तो इसमें क्या होता है? जो बड़ा पूर्णांक संख्या होता है, मतलब जैसे नंबर में अगर देखेंगे हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर ऐसे देखेंगे तो जो 7 है वो किससे बड़ा है? वो 2 से बड़ा है। जो 8 है वो किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है ना। तो यहाँ पे वैसे ही क्या है, जो 5 और 2 दो पूर्णांक लिए हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो या वो धनात्मक हो, इसको नहीं देखना है। इसमें देखना है कि जो बड़ा पूर्णांक संख्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 5 क्या है? बड़ा पूर्णांक संख्या है ना, तो ये क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक है और बड़ा है, और एक धनात्मक पूर्णांक है जो छोटा है। तो एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का जब गुणनफल होता है तो जो गुणा होता है तो गुणनफल क्या प्राप्त होता है? हमको हमेशा ऋणात्मक में प्राप्त होता है। क्लियर। ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में जो गुणनफल होगा वो प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे -5 दिया हुआ है, ऋणात्मक 5, उसका गुणा हम लोग 2 बार करेंगे, तब क्या करेंगे? तब की स्थिति में 5 का पहाड़ा हम लोग कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। 5 × 5 और 5 दूनी 10, है ना। आप लोगों को गुणा करने के लिए आपको कम से कम कक्षा 6वीं में 2 से 10 तक का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, तब आप गुणा और भाग कर सकते हैं। तो -5 और धनात्मक 2, ऋणात्मक 5 और धनात्मक 2 का जब गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्या प्राप्त होता है? ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है। ये है पूर्णांकों के बीच गुणन संक्रिया के जो नियम है वो। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा। क्या देखा? 5 है ना, गुणित क्या किया? 2 ले लिया जो धनात्मक था,
इसका आंसर आ गया ऋणात्मक 5 में, है ना। 3 ले लिया, धनात्मक धनात्मक 2 ले लिया, तो 3 दूनी क्या हो गया आपका 6 हो गया। ये आपका एग्जाम्पल है। पूर्णांकों में गुणन संक्रिया के गुण के कुछ कुछ और रूल हैं वो देखते हैं, कुछ कुछ और नियम हैं वो देखते हैं ना। तो पहला नियम है कि जो पूर्णांक संख्या होता है ना, वो क्या होता है, अगर कोई दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में गुणा किया जाता है और गुणा करते हैं तो एक पूर्णांक ही हमको प्राप्त होता है आंसर के रूप में, उत्तर के रूप में। जैसे कि क्या, 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, 2 एक पूर्णांक है, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या किए, गुणा किए, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हुआ। ठीक है, ये क्या है, पूर्णांकों का संवरक गुण कहलाता है। जो गुणा होता है, गुणन होता है, गुणन की क्रिया, वो पूर्णांकों में गुणन की क्रिया जो होती है वो संवरक गुण का पालन करती है। ठीक है, मैं यहाँ एक एक करके आपका नियम जो है वो लिखते जा रही हूँ और कौन सा रूल जो गुणा है वो फॉलो करता है और नहीं करता है वो भी बताते जा रही हूँ। तो जो संवरक गुण है उसको कौन फॉलो करता है, गुणन की क्रिया जो है वो फॉलो करती है। फिर क्या है, दूसरा नियम है क्रम विनिमय का नियम। यह नाम से स्पष्ट है कि क्रम में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो जब दो पूर्णांकों के क्रम में चेंज कर दिया जाता है, अदला बदली कर दिया जाता है, तो उसका जो अंतर होता है वो वही मान प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे 3 और 2 का जब गुणा किए हम लोग तो गुणनफल हमको 6 प्राप्त हुआ, लेकिन अगर इनके क्रम में हम चेंज कर दिए तो 2 गुणित 3 कर दिए, है ना, तो भी क्या प्राप्त हुआ, 3 के पहाड़ा में जब 3 के पहाड़ों को हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 3 के पहाड़ा में 3 का जब पहाड़ा पढ़ते 2 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर हम लोग ने पूर्णांकों का क्रम चेंज भी कर दिया, पूर्णांकों का जो क्रम है वो बदल दिया, तो जब गुणन की क्रिया करते हैं और पूर्णांकों का जो ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है, वो हम लोग अदला बदली कर देते हैं, तब भी वही जो उत्तर होता है, गुणनफल होता है, वो प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो गुणन की क्रिया होती है वो क्रम विनिमय के नियम का भी पालन करती है। ठीक है, किसी भी पूर्णांक का 1 के साथ गुणा किया जाता है ना, एक तो उसका मान क्या होता है, जैसे 6 का गुणा हम लोग 1 के साथ करेंगे तो इस पूर्णांक का मान क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर, इसका मान चेंज नहीं होता है। ये हो गया, अगर किसी भी पूर्णांक का 1 के साथ गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल होता है वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद चौथा नियम ये बोलता है आपका कि अगर किसी भी कोई भी पूर्णांक लेते हैं और उसका योज्य प्रतिलोम के साथ उसका गुणा किया जाता है, तो जब योज्य प्रतिलोम के साथ उसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, उसका जो मान होता है वो 1 प्राप्त होता है ना। जैसे कि देखते हैं 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि जो उसका विपरीत संख्या होता है, जैसे धनात्मक 5 है, उसका विपरीत जो संख्या है वो क्या होगा, ऋणात्मक 5 होगा, वो क्या होगा, उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके बारे में, योज्य प्रतिलोम के बारे में आपको बताया ही था। तो इस योज्य प्रतिलोम का अगर मान रखते हैं हम लोग तो क्या होगा, इसका मान क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद 5वां नियम बोलता है गुणन क्रिया का कि अगर किसी पूर्णांक का, है ना, जो क्रम होता है, जो मतलब अगर गुणा क्या होता है, जब गुणन की क्रिया होती है तो उसमें 2 या 3 या 4 उससे भी अधिक पूर्णांक क्या होते हैं, भाग ले सकते हैं। और जब भाग लेते हैं मतलब इस विधि में कार्य करते हैं, तब जब उसका जो क्रम होता है वो क्या होता है, चेंज कर दे, वही नियम वही जो आंसर होता है, जो वही गुणनफल होता है वही प्राप्त होता है। तो उसको क्या बोलेंगे, साहचर्य नियम। तो गुणन की जो क्रिया होती है वो क्या करती है, साहचर्य नियम का पालन करती है। जो गुणन की क्रिया होती है वो क्या करती है, साहचर्य नियम का पालन करती है। फिर 6वां नियम देखते हैं हम लोग। 6वां रूल क्या बोलता है गुणन की क्रिया के लिए
छठवां रूल ये बोलता है कि अगर किसी भी पूर्णांक को 0 के साथ गुणा किया जाता है तो उसका जो गुणनफल होता है, अगर किसी भी पूर्णांक का 0 के साथ, है ना, जैसे कि अगर इसका 6 का हम लोग 0 के साथ गुणा करते हैं तो गुणनफल जो होता है वो क्या प्राप्त होता है, हमको 0 ही प्राप्त होगा। तो क्या होगा, 0 के साथ अगर किसी भी पूर्णांक का गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो हमको क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद है, अब इस टॉपिक के साथ इन सारे रूल्स के साथ क्या होता है, हमारा जो गुणन की क्रिया होती है ये सारे नियमों का पालन करते हैं और अपना गुणनफल देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पूर्णांकों का भाग। पूर्णांकों में जो भाग होता है वो जो पूर्णांकों में गुणनफल का जो क्रिया होता है उसका जो रूल है, जितने भी नियम हैं उन नियमों से पूरे ही के पूरे विपरीत होते हैं पूर्णांकों में भाग के नियम। ठीक है, तो पूर्णांकों के भाग के नियम क्या है देखते हैं। यदि कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ले लिए 14 में अगर हम लोग को 2 से भाग देना है। ठीक है, तो 14 में 2 से भाग देना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे कि 14 आए, या फिर अगर वो संख्या नहीं आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले जो उसके पूर्व में जो भी संख्या आ रही है उससे कम की, उससे अधिक की मान नहीं, उससे कम की जो मान आ रही है उसको लेंगे। तो 2 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे कि 14 आएगा, देखते हैं। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा आप लोग 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 2 के पहाड़ा में 14 कितने बार में आता है, तो देखते हैं हम लोग 7 बार में आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 सत्ते 14। ठीक, फिर इसको क्या कर देते हैं, दोनों को घटा देते हैं। ये क्या आ गया आपका आंसर, उत्तर जो आ गया, भागफल आ गया आपका 7। इससे क्या सिद्ध होता है कि जब दो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हो और जब 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच क्या होता है, जब 2 धनात्मक पूर्णांकों में भाग दिया जाता है, एक धनात्मक पूर्णांक का दूसरे धनात्मक पूर्णांक के साथ भाग दिया जाता है, तो जो भागफल होता है वो क्या होता है, हमेशा धनात्मक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, और यदि दूसरा नियम, ये हो गया फर्स्ट रूल। ठीक है, फिर दूसरा रूल बोलता है कि यदि जिस संख्या को भाग दिया जाना है ना, जैसे कि ये कौन से संख्या को भाग दिया जाना था, 14 को किससे भाग दिए हम लोग, 2 से भाग दिए। लेकिन यदि क्या होता है कि अगर जो भाग देने वाली संख्या क्या है, बड़ी है, और जो भाग देने वाली संख्या क्या है वो छोटी है। ठीक है, और जो जिससे भाग दिया जाना है वो संख्या बड़ी है, तो क्या होगा, ये भागफल नहीं दिया जा सकता, इससे भाग नहीं किया जा सकता। ये क्या है, भाग के नियम के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, यदि किसी फिर तीसरा नियम बोलता है आपका भाग के लिए, भाग संक्रिया का जो गुण होता है वो ये बोलता है कि अगर किसी भी संख्या को, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 7, अगर उसको 7 से ही भाग दिया जाए, अगर उसी मान से ही भाग दिया जाए, उस पूर्णांक को उसी पूर्णांक के साथ भाग दिया जाए, तो उसका भागफल क्या प्राप्त होता है, हमको 1 प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी मान का पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे कि 6 का पहाड़ा हम लोग कितने बार 6 का भाग 6 के साथ दिया जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा तो 1 बार पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है कि अगर इसका जो नियम है वो ये बोलता है कि अगर किसी पूर्णांक का उसी पूर्णांक के साथ भाग दिया जाता है तो उत्तर हमेशा क्या प्राप्त होता है, भागफल जो हमेशा क्या प्राप्त होता है, हमको 1 प्राप्त होता है। उसके बाद यदि चौथा रूल ये बोलता है कि यदि किसी संख्या को किससे भाग दिया जाता है, अगर किसी पूर्णांक को 0 के साथ भाग दिया जाता है, तो अगर 0 के साथ भाग देंगे तो उसका आंसर क्या प्राप्त होगा, हमको वही मान प्राप्त होगा, 0। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि
जीरो का पहाड़ा हम लोग 16 बार पढ़ सकते हैं क्या, 16 बार पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, जीरो का जो पहाड़ा होता है हम लोग उसको 16 बार नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए इसका मान क्या प्राप्त होगा, वही मान प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्णांकों का भाग संक्रिया के गुण और भाग कैसे दिया जाता है वो। अच्छा, इसके कुछ और नियम से, जैसे दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच भाग दिया जाता है तो धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा उसका भागफल। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का भाग दिया जाता है तो जो भागफल प्राप्त होगा वो धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगा। यदि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक है तो भागफल भी क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक संख्या में प्राप्त होता है, ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है। पूर्णांकों के भाग संक्रिया के गुण के नियम हमको पता चल गया कि किसी भी पहला हम लोग फिर से रिपीट करते हैं कि फर्स्टली जो होता है, अगर किसी भी संख्या को धनात्मक पूर्णांक के साथ भाग दिया जाता है तो वो उसका जो भागफल होता है वो धनात्मक संख्या ही प्राप्त होता है। दूसरा कि यदि कोई दो ऋणात्मक पूर्णांकों के बीच में भाग दिया जाता है तो उसका जो भागफल होता है वो हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होता है। तीसरा, यदि कोई भी धनात्मक संख्या या फिर एक ऋणात्मक संख्या हो और एक धनात्मक संख्या हो, उनके बीच में भाग दिया जाता है तो जो भागफल होता है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है। फिर चौथा जो नियम होता है, यदि किसी बड़े संख्या के साथ छोटे संख्या का भाग दिया जाता है तो वो आसानी से भाग हो जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं, संवरक गुण। ठीक है, उसके बाद पांचवा नियम है इसका कि यदि किसी पूर्णांक का 0 के साथ भाग दिया जाता है तो उसका जो भागफल होगा वो 0 ही प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट नियम है आगे का कि यदि किसी संख्या को 1 के साथ भाग दिया जाता है, यदि किसी पूर्णांक को, धनात्मक पूर्णांक को या फिर कोई पूर्णांक को उसी संख्या के साथ, उसी मान के साथ क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो उसका जो हमेशा भागफल प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। क्लियर। पूर्णांकों में भाग संक्रिया के गुण के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है पूर्णांक, वो कंप्लीट होता है। आगे प्रश्नावली सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सीजी शिक्षा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।